नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करेंगे ये पहले जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है और लगभग जो है उसी से ही मिलते जुलते एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना होती है? तो ऐसी स्थिति में रहेगी यहाँ पर ऑप्शन 2 कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। बालक या विद्यार्थी के समाजीकरण में पुरस्कार और दंड इनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसे खुशी खुशी से उस काम को करता है और उसी के लालच में अन्य काम को भी वह खुशी खुशी से कर देता है कि उसमें भी जब उसे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन कहीं पर अगर उसे दंड मिलता है तो उस काम को करने से भी हिचकिचाएगा और अगला काम को भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जाइए, सही आंसर रहेगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होना। नेक्स्ट है संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? द्विदिशीय एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दिशीय या एक दिशीय। तो इनमें से जो आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन 3। तो संज्ञान एवं संवेग के मध्य ये है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। संवेदी जो सूचनाएं होती हैं इसको ग्रहण करके उसका समुचित उपयोग करने को संज्ञान या समझ कहते हैं, तथा बालक का संवेगात्मक वातावरण उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व और अन्य व्यक्तियों तथा परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है। बालक या शिक्षक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान अनुभव की सीमा तक विस्तृत हो जाता है। शिक्षक तथा परिवार के साथ उसकी जो मेलजोल जो है ये बढ़ता जाता है। और जो जीन पियाजे जो है उनके अनुसार बालक के अंदर संज्ञान का विकास अनेक संयोगों के द्वारा अनेक अवस्थाओं से प्रभावित होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को यहाँ पर इनमें से कौन सा प्रभावित करेगा? तो यहाँ पर जो हमारा इसमें सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 विद्यार्थी की अभिरुचि, उसका सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्र रणनीतियाँ और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, तो ये जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक सार्थक जो महत्वपूर्ण पहलू इनमें से कौन सा माना गया है? तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पहलू माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 2 सामाजिक और पारस्परिक क्रियाओं का होना। मैकावर और पेज उनका मानना था कि समाज जो है ये व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि व्यक्ति के मध्य पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध होता है। जब लोग एक व्यवस्था में बन जाते हैं तो उस व्यवस्था को समाज का कहा जाता है और समाज कोई मूल संगठन नहीं है जिसे देखा या स्पर्श किया जा सके। तो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में ज्ञान की संरचना का अधिगम सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय। बाल्यावस्था की जो अवधारणा से यहाँ पर क्या अभिप्राय लिया गया है? तो यहाँ पर जो अभिप्राय है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है
तो बाल्यावस्था जो है ये शैशवावस्था के बाद की अवस्था है। 4 अवस्थाएं मानी गई है, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। तो यह जो प्रक्रिया है ये प्रत्येक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से पाई जाती है। जैसे बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही वातावरण में उसका परिचय हो जाता है तथा अलग अलग ज्ञान और अनुभव से संपर्क उसे कराया जाता है। बाल्यावस्था में बालक के अंदर सामाजिकता आती है और वह समझने लग जाता है कि उसके पास पड़ोस में कौन है तथा हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बाल्यावस्था में जो ये क्रियाएं बालक के अंदर आने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की एक विशेषता है। तो ये बीच की अवस्था मध्य बाल्यावस्था की अवस्था। बाल्यावस्था जो है इसे भी उत्तर, मध्य, पूर्व, मध्य और उत्तर इस प्रकार की अवस्था में बांट दिया गया है। यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की अवस्था, ये बाल्यावस्था की विशेषता जब पूछा गया है तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से जो है सोचना इसमें प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था जो है इसकी आयु मानी गई है 6 से 12। तो शुरू से देख लेते हैं। शैशवावस्था 0 से 5, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोर 12 से 18 और जो उसके बाद जो प्रौढ़ या जो अन्य अवस्था आप कह सकते हैं तो 18 से आगे जो है वो शुरू हो जाती है 24 से। तो यहाँ पर बच्चे की तार्किक मूर्त रूप से सोचना इसमें प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था में, जो 6 से 12 की यहाँ पर मानी गई है। सॉरी, ये जो मध्य बाल्या मानी गई है यहाँ पर 8 से 10 की। 6 से 12 की बाल्यावस्था टोटल है, जिसमें जो पूर्व बाल्यावस्था रहेगी ये रहेगी 6 से 8 साल की। मध्य हो जाएगी यहाँ पर 8 से 10 की और उसके बाद जो है 10 से लेकर 12 की ये हो जाएगी उत्तरावस्था। नेक्स्ट रहेगा परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की एक क्या है। तो ये माने गए हैं यहाँ पर इनकी प्राथमिक एजेंसियाँ। तो ये जो समाजीकरण जो है तो ये समाज से सीखता है, जो उसके बच्चे के आस पड़ोस का जो वातावरण है तो उन्हीं से जो है बच्चे सभी क्रियाएं सीखता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर खोजपूर्ण अधिगम। रूस के मनोवैज्ञानिक थे ये वाइगोत्स्की। तो इन्होंने खोजपूर्ण अधिगम एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा बताया है और इनके अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहली बाहरी समाज की दुनिया में ही घटित होती हैं तथा अंत क्रिया के द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई है तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो ये लॉरेंस कॉर्नबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन इनमें से किसे अभिनिवेश प्रवृत्ति को दिखाता है। तो यह जो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 1। आदान प्रदान और परंपरागत जो अवस्था है इसको यहाँ पर ये दिखाता है और ये लॉरेंस कॉर्नबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये आपने याद रखना है कि लॉरेंस कॉर्नबर्ग का कौन सा सिद्धांत है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये सिद्धांत आ जाते हैं। नेक्स्ट है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो जन सामान्य की जो अवधारणा है उसे कहा जाएगा यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिताएं। और ये जो जेंडर रूढ़िवादिता वाला जो क्वेश्चन है एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर इसमें से जरूर आएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिससे पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3 जेंडर रूढ़िवादिता को ये समाप्त करता है। तो
ये जो यहाँ पर बताया गया है कि पिता घर के काम कर सकता है और जो स्त्रियाँ जो हैं ये बाहर के काम भी कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ जाता है, हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है बहुबुद्धि का, यहाँ पर सिद्धांत इनका रहेगा। और इसमें जो सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 1 कि पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो हार्वर्ड गार्डनर जो इनके द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत ये दिया गया है और इनके अनुसार बुद्धि कोई तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जीन पियाजे के समज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकल के आ जाता है कि जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1 अमूर्त सक्रियात्मकता का सिद्धांत। और जीन पियाजे जो इनका मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बताता है कि मानव कैसे अपने ज्ञान का अर्जन करता है और इसका उपयोग करता है। और इनका जो यह सिद्धांत अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किसके अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये माना गया है यहाँ पर लवाइगत्स्की के अनुसार। और एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो सोवियत संघ जो है वहाँ के ये मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जो ये जो उच्च संज्ञानात्मक जो कार्य है इसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और उनके अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाएं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये आपने याद रखना कि ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जीन पियाजे के समज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो 6 से 8 तक का पूछा गया है यहाँ पर, मिडल वाला 6 से 8। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 3 को कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाने चाहिए जिसमें बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो ये जो जीन पियाजे जो है इनका था ये समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एग्जाम में यह जरूर याद रखना है क्योंकि जीन पियाजे, कोलबर्ग, इनके सभी के जो सिद्धांत एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। तो ये जो जीन पियाजे जो है इनका मानना था कि बालक के समज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ये 4 अवस्थाएं आपने जरूर याद रखनी है। संवेदी पेशी अवस्था या आप इसे इंद्रिय गति का अवस्था कह सकते हैं, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो ग्रेड 6 से 8 तक के बच्चे जो है ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो लास्ट वाली है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 1 कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों के संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा विप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहेंगे हम सामाजिकरण, जो हमारे आस पड़ोस का जो वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो ये कथन है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1
आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे ये सेविंगसर। इन्होंने 2 बच्चों का अध्ययन किया था जो जुड़वा थे। इनका अलग अलग वातावरण में पालन पोषण किया गया था और इनकी बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया था। तो इससे आनुवंशिकता को बल मिला था और बाहरी आचरण में वातावरण का ये प्रभाव देखा गया था। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा। तो प्रगतिशील कक्षा क्या है? तो प्रगतिशील जो कक्षा है इससे अभिप्राय रहेगा हमारा ऑप्शन 2, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना इसमें की जाती है। और ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005, इसने बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष बल दिया है। प्रगतिशील जो कक्षा में विद्यार्थी को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया गया है और एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। और ये जो प्रगतिशील जो शिक्षा है ये करके सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जाता है कि उसके सामाजिक वर्गों के लिए शैक्षिक क्षेत्र से निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो यहाँ पर इसमें कौन सी पहल की जानी चाहिए? तो यहाँ पर मानी गई है इसमें ये ऑप्शन 1, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां उदाहरण को प्रस्तुत करना, या जो आदर्श व्यक्ति जो है उनके बारे में बताना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक समावेशी कक्षा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक समावेशी जो कक्षा है इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो समावेशी शिक्षा जो इसके अंतर्गत ही आता है। और समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है ये समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। और समावेशी कक्षा में विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थी आते हैं, जैसे दिव्यांग हो गया, सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर, अल्पसंख्यक वाले, तो ये इस श्रेणी में आते हैं। और इस कक्षा में शिक्षक यह विश्वास दिलाता है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो कौन से लक्षण यहाँ पर इसमें प्रदर्शित करेगा और ये किसके सूचक है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ये 4। तो 4 जो हमारा यहाँ पर इसमें आंसर रहेगा। अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के, तो पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द अक्षरों के पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। तो यह है अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के लक्षण। तो सभी आपने याद रखने हैं। जो किसी में कोई कमी है तो ये वाले लक्षण उसमें दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति का एक उदाहरण है? तो प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 1 को कि साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ये जो समस्या समाधान अधिगम जो है इसके अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। और प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के अंतर्गत साधन साध्य विश्लेषण और समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना।
तो ये जो समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है ये सभी के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ये जो सृजनात्मक जो शब्द है क्रिएटिविटी, ये इसमें माना गया है। तो इसमें जो हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 4 कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो सृजनात्मक जो बालक है इसकी पहचान उसके गुणों के आधार पर हो जाती है। सृजनात्मक जो बालक होंगे जिसे आप इंटेलिजेंट बालक कह सकते हैं, इंटेलिजेंट से भी ऊपर माना जाता है सृजनात्मकता को। तो ये जो सृजनात्मक बालक है इसमें धारा प्रवाह, मौलिकता, आत्मशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह, ऐसे अनेक गुण इसमें पाए जाते हैं। और एक शिक्षक के द्वारा सृजनात्मक बालकों की पहचान कर उसे जो आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो सार्थक अधिगम का पक्ष यहाँ पर इनमें कौन सा लेगा। तो ये लेगा ऑप्शन 1 विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कौशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें माना गया है ऑप्शन 2 को, संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो बच्चों की जो इसमें चुनौती दी जानी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो शिक्षण अधिगम के लिए एक यहाँ पर प्रभावशाली प्रणाली नहीं मानी गई है। तो ये है ऑप्शन 1 कि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये यहाँ पर इसमें नहीं मानी गई है। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कक्षा में बच्चे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उनके प्रति क्या किया जाना चाहिए। तो शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 अरुचि का कारण जानने का कोशिश इसमें करेंगे कि इसका ध्यान किस कारण से जाए, अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार का ही आंसर जो है सही हो माना जाता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान की संरचना के लिए इसमें क्या आवश्यक माना गया है। यहाँ पर माना गया है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ये जो संरचनावादी उपागम जो है ये बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान किसी भी नवीन ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। और संरचनावाद के अंतर्गत शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाता है जिससे शिक्षार्थी के चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षण और ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास और उसका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बालिका विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।